दरियापुर नाम के छोटे से गांव में बरसात का मौसम इस बार किसी मुसीबत से कम नहीं था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। कच्चे घरों की दीवारें भीगकर कमजोर हो गई थी और लोगों के चेहरे पर साफ डर दिखाई देता था। इसी गांव में रघु नाम का एक मेहनती आदमी रहता था, जो रोज अपना चिकन का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। सबसे बड़ी परेशानी गांव के पास बहने वाली नदी बन चुकी थी। नदी का पानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन इस बार वजह सिर्फ बारिश नहीं थी। गांव के अमीर सेठ ने कुछ महीनों पहले ही नदी के किनारे अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट बनवा लिया था। उसने अपने फायदे के लिए नदी के बहाव को थोड़ा मोड़ दिया था, ताकि उसके रेस्टोरेंट के सामने पानी शांत और सुंदर दिखे। लोग इतने परेशान हो चुके थे कि अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। हर किसी की नजर बस आसमान पर थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पूरे गांव को रोशन कर रही थी। रघु अपने ठेले के पास खड़ा था। उसकी आंखें नदी की तरफ टिकी हुई थी। रघु बिना कुछ सोचे अपना पूरा चिकन उठाता है और तेज कदमों से नदी की तरफ बढ़ता है। वो पूरा चिकन नदी में फेंक देता है। पास खड़े काका ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। वो दौड़ते हुए रघु के पास आते हैं। अरे रघु, ये तूने क्या कर दिया? तू पागल हो गया है क्या? इतनी बारिश में लोगों के पास खाने को नहीं है और तूने सारा चिकन पानी में फेंक दिया। काका, ये सिर्फ चिकन नहीं था, ये एक इशारा था। कैसा इशारा? भूखों का खाना फेंकना कब से इशारा हो गया? साफ साफ बता। आपने ध्यान दिया? पानी का रंग बदल गया है। बहाव सीधा नहीं है, नदी का करंट बदल चुका है काका। बिजली कड़कती है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब नदी ऐसे अपना रास्ता बदलती है ना, तो इसका मतलब होता है या तो बड़ा पानी आने वाला है या फिर बाढ़ सब कुछ बहा ले जाएगी। हे भगवान, तो अब हम क्या करें रघु? अब डरने का नहीं, करने का टाइम है। सुबह होते ही हमें सेठ जी के पास जाना पड़ेगा। सेठ जी? वो क्यों सुनेगा हमारी बात? क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने नदी के किनारे अपना रेस्टोरेंट बनाकर पानी का रास्ता रोक दिया है। अगर अभी रास्ता नहीं खुला तो पूरा गांव डूब जाएगा। बारिश थोड़ी थमी थी, लेकिन आसमान अब भी काला पड़ा था। अमीर सेठ की बड़ी फैक्ट्री से मशीनों की तेज आवाज आ रही थी। अंदर मजदूर भीगते हुए थके हुए हाल में काम कर रहे थे। तभी रघु तेज कदमों से अंदर आता है। सेठ जी, आपसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोल, मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। आपकी ये फैक्ट्री नदी के रास्ते को रोक रही है। पानी का बहाव बदल गया है। गांव में पानी भरना शुरू हो गया है। तो बारिश में पानी ही तो भरेगा, इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि इस बार पानी रुकेगा नहीं, सीधा गांव को डुबो देगा। आपके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप इसे कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा गांव, हमारा घर कहीं और नहीं जा सकता सेठ जी। सुन, मैंने तेरे गांव का ठेका नहीं लिया है। ये जमीन मेरी है और जहां मेरी जमीन वहां मेरा हुक्म। हुक्म नहीं, जिद है ये। आपका जिद की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा अगर मैं फैक्ट्री हटा दूं? नुकसान मेरा और फायदा तेरे गांव का। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप चाहे तो मजदूरी और बढ़ा लीजिए, लेकिन नदी का रास्ता खोल दीजिए, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा बंद कर। तुझे जो करना है कर ले। मैं अपनी फैक्ट्री 1 इंच भी नहीं हिलाऊंगा। तेज बारिश आसमान जैसे टूट कर गिर रहा था। रघु पूरी तरह भीग चुका था। कपड़े शरीर से चिपके हुए वो भारी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ता है। घर की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। कोनों में पानी भर चुका था। मिट्टी की दीवारें भीगकर कमजोर हो गई थीं। रघु, देखो ना घर की हालत। पूरी रात ऐसे ही बारिश होती रही तो ये छत भी नहीं टिकेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी, सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ये गांव इस बार बच पाएगा। ऐसा मत कहो रघु, भगवान पर भरोसा रखो। भरोसा है, लेकिन आंखें भी है मेरे पास। नदी का पानी हर घंटे बढ़ रहा है और सेठ ने उसका रास्ता बंद कर रखा है। बाहर बिजली जोर से कड़कती है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना,
तो ये पानी सिर्फ खेत नहीं, हमारे घर, हमारी यादें सब बहा ले जाएगा। तो हम क्या करेंगे रघु? कहाँ जाएंगे हम? भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। जब तक सांस है कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। सही कह रहे हो, अभी से घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं अभी जाता हूँ। सबसे पहले खाने का इंतजाम करता हूँ, चाहे उधार लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन गांव में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में बाहर हालात और खराब हो रहे हैं रघु। अगर आज डर कर बैठ गया ना, तो कल कुछ बचाने लायक ही नहीं रहेगा। संभल कर जाना रघु। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। हवा के साथ पानी तिरछा गिर रहा था। गलियों में घुटनों तक पानी जमा होने लगा था। रघु भागता हुआ चिकन की दुकान तक पहुंचता है। उसकी सांसें तेज, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए। अरे रघु भाई, तू भी कमाल करता है। इतनी बारिश में भी चिकन की याद आ गई, या फिर आज कोई खास दावत है? लगता है आज तू पूरा गांव खिला देगा। तुम लोगों को हंसी आ रही है? बाहर क्या हो रहा है एक बार जाकर देखो। पानी सड़क पर नहीं, अब घरों की तरफ बढ़ रहा है। अरे भाई, हर साल ऐसा ही होता है। तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया नहीं, हमारा गांव जरूर खत्म हो सकता है। और फर्क बस इतना है, मैं इसे समझ रहा हूं और तुम लोग अभी भी मजाक में ले रहे हो। अरे भाई, तू आया है चिकन लेने या भाषण देने? सीधा सीधा बोल, कितना चाहिए? पहले मेरी बात सुन। ये जो पानी है ना, ये सामान्य बारिश का पानी नहीं है। मैंने इस नदी को बचपन से देखा है। जब इसका रंग काला और भारी हो जाता है, जब इसमें मिट्टी के साथ तेज बहाव आता है, तो समझ लो ऊपर कहीं बहुत बड़ा पानी टूट चुका है। तो तू क्या इंजीनियर बन गया है? पानी देखकर भविष्य बता रहा है? नहीं, मैं वो आदमी हूं जिसने पिछली बाढ़ में अपना आधा घर खोया था। मैं वो हूं जिसने अपने हाथों से लोगों को पानी में बहते देखा है। और इस बार हालत उससे भी बदतर है, क्योंकि इस बार पानी का रास्ता बंद है। मतलब ये कि अगर पानी आया तो वो रुकेगा नहीं, सीधा यहीं घुसेगा। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, सब कुछ अंदर ले जाएगा। मुझे 20 किलो चिकन दे दो अभी। 20 किलो? इतना कौन खाएगा? खाने के लिए नहीं, बचने के लिए ले रहा हूं। अगर गांव में खाना खत्म हो गया ना, तो लोग पानी से पहले भूख से मरेंगे। दुकानदार अब बिना सवाल किए चिकन निकालना शुरू करता है। रघु पैसे देता है, भारी थैला उठाता है। वो तेज बारिश में बाहर निकल जाता है। रघु ने एक पल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने गौरी की तरफ देखा और बोला, यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें ऊंचाई पर जाना होगा। गौरी ने बिना सवाल किए जल्दी जल्दी जरूरी सामान एक थैले में भर लिया। थोड़ा मसाला, कुछ बर्तन और थोड़ा राशन। दोनों ने आखिरी बार देखा। बारिश इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फट गया हो। हवा के साथ गिरती बूंदें चेहरे पर चुभ रही थी। किसी तरह फिसलते संभलते दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे। कुछ ही देर में धुएं के साथ चिकन पकने की खुशबू फैलने लगी। बारिश ने अब विकराल रूप ले लिया था। नदी जो पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब उफान मार रही थी। लोग चीख रहे थे, सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी किसी की नहीं सुन रहा था। उधर अमीर सेठ अपनी बड़ी सी फोल्डिंग फैक्ट्री के सामने खड़ा था। वही फैक्ट्री जिस पर उसे बहुत घमंड था, लेकिन अब वही फैक्ट्री बढ़ते पानी के सामने बेबस खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में पानी ने फैक्ट्री के अंदर घुसना शुरू कर दिया। मशीनें डूबने लगीं, सामान बहने लगा और पूरी मेहनत पानी में डूबती जा रही थी। तभी एक मजदूर हांफता हुआ, पूरी ताकत से भागता हुआ सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, पानी अंदर घुसने लगा है। अगर अभी नहीं निकले ना तो ये फैक्ट्री यहीं डूब जाएगी। सब काम छोड़ो, जो भी है तुरंत बाहर निकलो। हमें अभी यहाँ से भागना होगा। सेठ जी, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी सीधे यहीं आ रही हो। चुप रहो और चलो। हमें शहर की तरफ निकलना होगा। वहाँ ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हम बच जाएंगे। सेठ जी, रास्ता बंद है। पूरा रोड पानी में डूब चुका है। हम वहां से नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी पानी यहाँ तक कैसे आ गया? सेठ जी, शायद
वही हो रहा है जिसकी चेतावनी रघु दे रहा था। सेठ जी, हम सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर ऐसे ही भागते रहे तो हम रास्ते में ही गिर जाएंगे। हम जाएं तो जाएं कहाँ? ना शहर का रास्ता खुला है, ना हमारे पास खाना है। हम फंस गए हैं सेठ जी, पूरी तरह फंस गए। सेठ जी, हमें गांव की तरफ जाना होगा। गांव? वहीं जहां पानी भर रहा है? हाँ, क्योंकि गांव में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। हो सकता है वहां कोई ऊंची जगह मिल जाए या कोई खाना दे दे। अकेले भागकर तो हम कहीं नहीं बचेंगे। जिस गांव को मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, आज उसी के सहारे जीना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग मेरी बात सुनो। हम गांव की तरफ चलेंगे, कोई पीछे नहीं रुकेगा। जो जितना तेज भाग सकता है, भागो। सब लोग गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ पानी, कुछ घर आधे डूब चुके थे। लोगों के चेहरों पर डर, थकान और हार साफ दिख रही थी। भाई लोगों, अब कुछ नहीं हो सकता। पानी हर तरफ से घिर चुका है। मुझे लगता है अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। ना कहीं जाने का रास्ता, ना खाने को कुछ। अब भगवान ही मालिक है। तभी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है। अरे, ये कैसी खुशबू है? तुम लोगों को भी आ रही है क्या? मुझे समझ आ गया। रघु भाई ने कुछ इंतजाम किया है। रघु मेरी दुकान पर आया था, पूरे 20 किलो चिकन लेकर गया है, वो भी इतनी बारिश में, बिना किसी मजाक के। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है। सिर्फ खाना नहीं, मुझे लगता है उसने रहने का भी इंतजाम किया है। शायद पहाड़ी की तरफ, जहां पानी कम पहुंचता है। हाँ, अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो रघु ही है। तो खड़े क्या हो, चलो सब रघु भाई के पास चलते हैं। वही हमारा आखिरी सहारा है। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज न ये गांव डूबता, न मेरी फैक्ट्री, न ये लोग यूं दर दर भटकते। गलती सबसे होती है सेठ जी, लेकिन अब भी वक्त है। चलो, शायद रघु हमें माफ कर दे। सेठ धीरे धीरे भीगे हुए कपड़ों में रघु के पास आता है, सिर झुका हुआ, आवाज कांप रही थी। रघु, आज समझ में आया, तू सही था और मैं गलत। मैंने तेरी बात को मजाक समझा, अपने पैसे और घमंड में अंधा हो गया। अगर उस दिन तेरी बात मान लेता तो आज ये गांव इस हालत में नहीं होता। मैंने तुझे छोटा समझा, तेरी औकात पर सवाल उठाए, लेकिन आज मेरी औकात सामने आ गई। मैं हार गया रघु, पूरी तरह हार गया। हार जीत का वक्त नहीं है सेठ जी, वक्त है समझने का और बदलने का। मुझे माफ कर दे रघु, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम सब भूखे हैं, कई घंटों से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो हमें भी थोड़ा खाना दे दे। सेठ जी, खाना मांगने से पहले एक बात समझ लो, इंसान बड़ा अपने पैसों से नहीं, अपने कर्मों से होता है। और आज आपको ये बात समझ आ गई, बस यही काफी है। सेठ चुप, बिल्कुल चुप। आपने गलती की, लेकिन मान भी ली। हर कोई इतना हिम्मती नहीं होता, इसलिए आज कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब तू हमें माफ कर रहा है? माफी देने वाला मैं कौन होता हूँ सेठ जी? वक्त ने आपको सिखा दिया, वही काफी है। अब बैठिए और खाना खाइए। आज पहली बार इस खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, इंसानियत भी महसूस हो रही है। रघु तेजी से काम में लग जाता है। कढ़ाई में मसाले डालता है, चिकन को अच्छे से पकाता है, गरम गरम रोटियां बनती हैं। कुछ ही देर में हर किसी के हाथ में खाना होता है। लोग जैसे ही पहला कौर खाते हैं, उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आती है। धीरे धीरे कई घंटों बाद बारिश थमने लगी। काले बादल छटने लगे और सूरज की हल्की किरणें जमीन पर पड़ने लगी। पूरा गांव बर्बादी की हालत में था। कहीं टूटे घर, कहीं बहा हुआ सामान, तो कहीं लोग अपने नुकसान को देखकर खामोश खड़े थे। अगले ही दिन सेठ ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी फैक्ट्री और रेस्टोरेंट को नदी के किनारे से पूरी